जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में। ये क्लास है हमारी भारतीय संविधान की, और संविधान की इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो जो हमारा संवैधानिक इतिहास है वो किस तरीके से है, क्या क्या आज जो हम नियम कानून देख रहे हैं उनका इतिहास क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको 1858 का जो अधिनियम था, जिसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया, और उससे क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हमने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जा कर के देखिए। प्रॉपर जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर क्लास चला रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग पीसीएस के लिए, ARO के लिए, ठीक है, BEO एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर PCS हो, ठीक है, चाहे लेखपाल हो, ठीक, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के सभी एग्ज़ाम जो है इनमें GS आता है और उन सभी के लिए बराबर रूप से उपयोगी है। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। 1858 तक हमने पढ़ लिया था, अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था। ऑब्वियस बात है, ब्रिटेन की संसद ही सारे नियम बना रही है, जिसने गवर्नर जनरल की परिषद में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। मैंने आपको देखिए बताया था कि गवर्नर होता था और गवर्नर की सहायता के लिए होती थी गवर्नर की परिषद। ठीक है, पहले गवर्नर में स्टार्टिंग में सबसे पहले सदस्य होते थे आपके 4, ठीक है, फिर इनको घटाकर कर दिया गया 3, फिर एक बढ़ा दिया गया तो हो गए 4, और फिर इनको बढ़ा करके कर दिया गया 12। ठीक है, याद है आपको, ये सब हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो गवर्नर की परिषद का क्या काम है? बेसिकली गवर्नर को सलाह देना। तो इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन करेगा क्या? परिषद के कार्यकारी कार्यों में एक 5वां सदस्य जोड़ा गया। ठीक है, हाँ, यानी 12 वो थे, इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा है परिषद के विधायी उद्देश्यों को बढ़ा दिया गया था, और अब 6 और 12 से अतिरिक्त सदस्यों के बीच होना था। यानी जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर नए नए जोड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये सदस्य जोड़े क्यों जा रहे हैं? ये सदस्य इसलिए जोड़े जा रहे हैं क्योंकि भारत का विस्तार हो गया है। ठीक है, बहुत बड़े एरिया पर इन लोगों का कब्जा है, बहुत बड़े एरिया पर ये लोग जो है काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा भारत है तो उस पर काम करने के लिए ज़्यादा लोग चाहिए। तो यहाँ पर एक नया सदस्य जोड़ा गया, 5वां। अब गृह, सैन्य, कानून, राजस्व और वित्त के लिए 5 सदस्य थे, यानी प्रत्येक के लिए एक था। गृह मंत्रालय एक देखेगा, सैन्य मंत्रालय अलग, कानून अलग, राजस्व अलग और वित्त अलग, टोटल 5। सार्वजनिक कार्यों के लिए 6वां सदस्य 1774 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा इस बात को। इसने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़कर प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की। इस प्रकार यह प्रदान किया गया कि वायसराय को कुछ भारतीयों को अपने विस्तारित परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करना चाहिए। क्योंकि देखिए, भारत में आप शासन कर रहे हो, भारत के लिए आप कानून बनाओगे, तो कम से कम भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए। इस वजह से ये सोचा गया कि भारतीयों को इसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, ऐसा कोई नियम नहीं था कि भारतीयों को इसमें शामिल किया ही जाएगा। मतलब एक सामान्य समझ थी कि भारतीयों को शामिल होना चाहिए, बट ये कोई नियम नहीं था कि शामिल होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ठीक है, इसमें भारतीयों को शामिल करने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं किया गया था। ये समझ थी कि भारतीयों के लिए कानून बनाना है, भारत में काम करना है, तो भारतीय लोगों को साथ लो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी उद्देश्यों के लिए बढ़ा दिया गया था, और अब 6 और 12 अतिरिक्त सदस्यों के बीच मेंबर यहाँ पर होने थे। ठीक है, और इन्हें 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। इनमें से कम आधे अतिरिक्त सदस्यों को गैर सरकारी या ब्रिटिश भारतीय होना था। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए,
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, किसको, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। क्यों किया? क्योंकि अब इन भारतीयों को शामिल करने का उद्देश्य यही था कि यहाँ पर जो है अब भारत की लोगों को हम प्रशासन में शामिल करेंगे, शासन में शामिल करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले देखिए, चाहे मद्रास हो, ठीक है, चाहे बॉम्बे हो, इनकी ज़्यादातर शक्तियां जो है वो कंट्रोल होती थी कहाँ से? वो कंट्रोल होती थी बंगाल से, ठीक है, क्योंकि बंगाल इनका बॉस था। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ कि इनकी विधायी शक्तियों को वापस कर दिया गया और विकेंद्रीकरण। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण ये शब्द आप कई बार देखते हो पॉलिटी में। एक होता है केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन, और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मतलब है कि सारी की सारी शक्तियां आपको अपने पास नहीं रखनी है, बल्कि अपनी शक्तियों को बांट देना है, ठीक है। वर्तमान में इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं, पंचायती राज, क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट में हूं तो मैं इसका बेहतर एग्जांपल दे सकता हूं। पंचायती राज सत्ता के विकेंद्रीकरण का बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मैं वर्तमान में, जो लोग वैसे तो मुझसे जुड़े हैं जानते हैं, मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ, तो ये मेरा ही डिपार्टमेंट है ना। 2018 बैच का मैं वीडियो हूँ, ग्राम विकास अधिकारी हूँ, तो इस वजह से मुझे लगा मैं इस डिपार्टमेंट का बेहतर एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह आप देखोगे। देखो, विकेंद्रीकरण का मतलब है शक्तियों का बंटवारा। पंचायती राज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम क्या करते हैं? हमने गांव में काम करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया है, और गांव में काम करने के लिए गांव के लोगों को ही नॉमिनेट कर दिया है, जिसमें शामिल होते हैं कौन? प्रधान, सदस्य और वीडीओ। इनका काम क्या है? इनका काम है गांव में विकास करना, और इनको हमने इतनी पावर दे दी है कि अपना विकास खुद कर सकें। तो विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो पावर है वो एक हाथ में ना रखकर लोगों में बांट देना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, जिससे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा हटा दिया गया था। क्या चीज़ हटा दिया गया था? कि मद्रास और बंबई के पास कोई पावर नहीं होगी। 1833 के चार्टर एक्ट में बंबई और मद्रास की पावर छीन ली गई थी, जिसको वापस कर दिया गया 1861 के एक्ट के अंतर्गत। बात समझ पा रहे हो? नहीं। 1833 में, फिर से बताता हूं, 1833 में बंबई और मद्रास की पावर को छीन करके बंगाल को दे दिया गया, ठीक है। लेकिन 1861 में इस पावर को दोबारा मद्रास और बंबई को वापस दे दिया गया। इसी को कहा गया विकेंद्रीयकरण, ठीक। इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू की गई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। केंद्रीकरण मतलब सारी पावर अपने पास रखना, विकेंद्रीकरण मतलब पावर को लोगों में बांट देना, जो 1833 के चार्टर के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को अतिरिक्त स्वायत्तता प्राप्त हुई। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमस, यानी आप अपने ढंग से काम कर सकें, इस प्रणाली को कहते हैं स्वायत्तता, ठीक है। और भारतीय संविधान में हमें इसकी प्रॉपर झलक देखने को मिलती है जब हम बात करते हैं सॉवरेंटी की, जब हम बात करते हैं संप्रभुता की, तो वो स्वायत्तता का ही एक बड़ा हुआ रूप है। चलिए भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इसने बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया, जिनकी स्थापना क्रमशः 1862, 1886 और 1897 में हुई। बंगाल में 1886 में, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में, बंगाल में 1862 में, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में 86 में, और पंजाब में 1897 में विधान परिषद बन गई, ठीक है, और काम करना शुरू कर दिया। इसने वायसराय की परिषद में व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार दिया, ठीक है। इस अधिनियम ने वायसराय को परिषद में व्यापार को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए आदेश दिया कि आप व्यापार को और बेहतर कैसे बना सकते हो। व्यापार क्या चल रहा था? व्यापार चल रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच। इसने 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दे दी, जिसके तहत, अच्छा देखिए, पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, अब आसान भाषा में बताऊं तो जैसे इसका मतलब हो गया विभाग या फिर मंत्रालय, ठीक है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है यहाँ पे? विभाग या मंत्रालय, ठीक। जैसे, अच्छा, विभाग और मंत्रालय में क्या अंतर है ये भी जान लो। केंद्र सरकार जब कोई विभाग किसी को देती है, या केंद्र सरकार के पास जो मंत्री होते हैं, या केंद्र सरकार के जो मामले होते हैं, उन्हें मंत्रालय के अधीन रखा जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ कहते हैं गृह मंत्रालय, ठीक, गृह मंत्रालय। तो मंत्रियों को जो डिपार्टमेंट दिया जाता है केंद्र में, उसे मंत्रालय कहा जाता है।
लेकिन स्टेट में जब आप आते हो तो स्टेट में मंत्रालय नहीं होते हैं, स्टेट में इन्हें कहा जाता है विभाग यानी डिपार्टमेंट। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट है, ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री कहाँ होगी? केंद्र में होगी। डिपार्टमेंट कहाँ होगा? विभाग कहाँ होगा? राज्य में। जैसे गृह मंत्रालय केंद्र में होगा और गृह विभाग कहाँ होगा? राज्य में होगा। यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, हर जगह होगा। इसी को बेसिकली हम पोर्टफोलियो कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये पोर्टफोलियो, ठीक। हम जैसे अगर ये कहें कि इन मंत्री, ये जो मंत्री साहिबान हैं, ये जो मंत्री साहब हैं, इनको गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिला है ना, तो फिर इसका मतलब है कि वो उसके जो है प्रभारी हो गए। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंतिम आदेश जारी करने, उसको अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, यानी वो जो है फाइनल आदेश दे सकते हैं। अपने विभाग या विभागों के मामलों पर परिषद के सार्वजनिक राजस्व या ऋण, सैन्य, धर्म व विदेशी मामलों से संबंधित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। अच्छा, ये अलग पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर मामलों में पोर्टफोलियो दे दिया गया, डिपार्टमेंट दे दिए गए, मंत्रालय दे दिए गए, लेकिन कुछ मामले जैसे राजस्व, ऋण, सैन्य, धर्म और विदेशी मामले, इनसे संबंधित अगर कोई भी कानून होगा तो वो गवर्नर जनरल की सहमति के बिना पास नहीं होगा। बाकी जो क्षेत्र है ना, लोगों से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इनको आप अपने मंत्रालय खुद से डील कर सकते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं, जैसे राजस्व हो गया, ऋण हो गया, सेना हो गया या विदेशी मामले हैं, इस पर वायसराय की परिषद मतलब इस पर जो वायसराय है उसका अधिकार बना रहा। इसने वायसराय या गवर्नर जनरल को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अब आप देखो, ये जो है बात हो रही है कब की? ये बात हो रही है 1861 की। इसका प्रभाव देखिए हमें आज तक देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। जब हम भारतीय संविधान पढ़ते हैं और भारतीय संविधान में जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की, 356 की, 360 की, तो ये जो आपातकाल के सिद्धांत हैं वो कहीं ना कहीं यहीं से ही आए हैं। आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति कोई भी कानून बना सकता है, उसके लिए जो है किसी भी लोकसभा या राज्यसभा से पास होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये जो पूरा प्रोसीजर है, यहीं से आया है 1861 से, ठीक है। ब्रिटेन में भारत के राज्य सचिव, ये भी मैंने आपको बताया था राज्य सचिव क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को भंग कर सकते थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लो। देखो, ज़्यादातर तो भारत में जो कानून बनेंगे वो गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा ही बनाए जाएंगे, या डायरेक्टली हम कहें गवर्नर के द्वारा ही बनाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई कानून गवर्नर ने बना दिया तो उस कानून को भंग करने का अधिकार भारत सचिव के पास है। अच्छा, भारत सचिव कहाँ बैठे हैं? तो भारत सचिव है कौन, ये समझ लो। भारत सचिव एक मंत्री है, ठीक है, जो कहाँ बैठा है? जो बैठा है इंग्लैंड में, ठीक। और ये है कौन? ये एक कैबिनेट मंत्री है साहब, जिसको भारत के मामलों का काम सौंपा गया है। और अगर ये चाहे तो गवर्नर के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को भंग कर सकता है, यानी इसके पास गवर्नर से भी ज़्यादा पावर है एक तरीके से। आई बात समझ? चलो आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसको देखते हैं। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य में विभिन्न संशोधन पेश किए। सही है। विशेष रूप से अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया, यानी जो कार्यकारी परिषद है, जो गवर्नर या गवर्नर की सहायता करने वाले जो लोग हैं उन्हें हम कहते हैं कार्यकारी परिषद, उसमें और लोगों को शामिल कर लिया गया और उसको बड़ा कर लिया गया। अपनाए गए नियमों के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 9 पदेन सदस्य हो गए। गवर्नर जनरल, कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य, कमांडर इन चीफ, उस प्रांत के प्रमुख शामिल थे, ठीक है। हाँ, जिसमें गवर्नर जनरल, जिसमें परिषद की बैठक हुई थी, ठीक है, इसमें 9 सदस्य होते थे। 6 आधिकारिक अतिरिक्त सदस्य और बंगाल, बॉम्बे और मद्रास और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की विधान परिषद के 10 गैर सरकारी सदस्य भी शामिल हो गए। यानी धीरे धीरे जो है गवर्नर की जो परिषद है ये बढ़ती जा रही है। जैसे जिन जिन राज्यों पर अंग्रेजों का अधिकार होता जा रहा है वहाँ पर वो जो है विधान परिषद बनाते जा रहे हैं और उन विधान परिषद के प्रमुख व्यक्तियों को गवर्नर जनरल की परिषद में धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है। जब पंजाब और बर्मा में विधान परिषदों की स्थापना हुई तो इनमें से भी एक एक सदस्य वापस कर दिया गया। पदेन सदस्यों के संयोजन में आधिकारिक सदस्यों ने बहुमत का गठन किया। 1892 में केंद्रीय विधान परिषद में 24 सदस्य थे, केवल 5 भारतीय थे, यानी टोटल 24 सदस्य थे केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है। और इनमें से भारतीय कितने थे? केवल 5, बाकी सब अंग्रेज थे।
जबकि प्रांतों में बॉम्बे में कुछ अपवाद के साथ एक आधिकारिक बहुमत, जबकि कानून द्वारा आवश्यक नहीं था, बनाए रखा गया। जबकि केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार 10 और 16 अतिरिक्त सदस्यों को शामिल करने के लिए किया गया था। प्रांतों में विशिष्टताएं भिन्न थीं। बॉम्बे में 8 अतिरिक्त सदस्य थे, मद्रास में 20, बंगाल में 20 और उत्तरी पश्चिमी प्रांत और अवध में 15। आगे देखो, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट या जनहित के मामलों पर चर्चा करने की शक्ति दी, लेकिन इसके लिए 6 दिनों का नोटिस देना पड़ता था। यह प्रांतीय विधान परिषदों और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर वायसराय द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के कुछ गैर आधिकारिक सदस्यों के नामांकन के लिए प्रदान करता है और राज्यपाल द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों के नामांकन के लिए प्रदान करता है। जिला बोर्डों तथा नगरपालिकाओं, विश्वविद्यालयों और व्यापार संघों, जमींदारों तथा कक्ष की सिफारिश पर गवर्नर जनरल की अनुमति से विधान परिषद के नए कानून बनाने और पुराने कानूनों को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत इस अधिनियम के माध्यम से शुरू किया गया, हालांकि अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें एक आपको याद रखनी है वो है ये कि इलेक्शन कब से शुरू हुआ, निर्वाचन की पद्धति कब से आई। तो भैया आप इसका आंसर करोगे साथियों 1892 में। 1892 के अधिनियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो यही है। बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो, भूल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ज़रूर याद रखना किस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन आप इन्हें अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में अगर कुछ पूछा जाएगा तो यही इस टॉपिक से आ सकता है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। कल हम चर्चा करेंगे साथियों भारत परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, 1935 की, और फिर ये टॉपिक खत्म होकर के हम आगे संविधान में जो संविधान सभा का गठन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।